नमस्कार। सुप्रीम न्यूज बुक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुप्रीम न्यूज बुक की समाचार सेवा। प्रस्तुत है आज 29 दिसंबर 2025 सोमवार के प्रातःकाल समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी सबमरीन इंस वागशीर पर समुद्री सुरक्षा का लिया जायजा। साल के आखिरी मन की बात में पीएम मोदी ने गिनाई 2025 की उपलब्धियां, अब 2026 में विकास लक्ष्यों पर होगा फोकस। मिशन शांति पर ट्रंप जेलेंस्की 20 सूत्रीय समझौते का 90% हिस्सा तैयार, क्या नए साल से पहले रुकेगा युद्ध। सुप्रीम कोर्ट आज दो अहम मामलों पर होगी नजर। सेंगर की उम्रकैद निलंबन पर सुनवाई, अरावली विवाद पर भी होगी बहस। भारत ने लगाया जीत का चौका, श्रीलंका को चौथे टी20 में 30 रनों से हराया। उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी, दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंची। आज इंटरनेशनल सेलो डे और टिकटॉक डे मनाया जा रहा है, समय के महत्व पर जोर। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के कारवार नौसेना बेस पर स्वदेशी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वागशीर में सवार होकर एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू की है। वह पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद पनडुब्बी में यात्रा करने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति बन गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के कारवार नौसेना बेस पर भारतीय नौसेना की स्वदेशी कालवरी क्लास पनडुब्बी आईएनएस वागशीर पर सवार होकर पश्चिमी समुद्री यात्रा की और क्षेत्र की सुरक्षा का जायजा लिया। राष्ट्रपति गोवा से पनडुब्बी में सवार होकर कारवार पहुंची, जहां कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद रहे। ये राष्ट्रपति मुर्मू की कलवरी क्लास पनडुब्बी पर पहली यात्रा है और भारत के किसी राष्ट्रपति द्वारा पनडुब्बी सॉर्टी की दूसरी यात्रा है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2006 में विशाखापत्तनम से नौसेना की एक पनडुब्बी पर यात्रा की थी। राष्ट्रपति की इस यात्रा और पनडुब्बी सॉर्टी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। करवार से मजाली तक तट की 18 किलोमीटर लंबी पट्टी पर मछली पकड़ने की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने वायुसेना के दो सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में उड़ान भरी है। उन्होंने पिछले साल सुखोई 30 MKI और इसी साल अक्टूबर में राफेल विमान में सॉर्टी कर अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के माध्यम से आधुनिक भारत में हो रहे 3 महत्वपूर्ण बदलावों पर प्रकाश डाला है। 1. नवाचार से सुशासन, इनोवेशन फॉर गवर्नेंस। छात्रों ने केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहकर वास्तविक जीवन की चुनौतियों के लिए नवाचारी, इनोवेटिव समाधान पेश किए हैं। ये समाधान शासन और समाज की जटिलताओं को सुलझाने में प्रभावी भूमिका निभाएंगे, जो एक विकसित भारत की नींव है। 2. परिसरों में सांस्कृतिक नवजागरण। IISc बेंगलुरु का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे तकनीकी संस्थान अब केवल इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं हैं। वहां का गीतांजलि केंद्र एक ऐसा सांस्कृतिक मंच बन चुका है जहां शास्त्रीय संगीत और लोक परंपराओं के माध्यम से छात्र और प्रोफेसर अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं। यह विज्ञान और संस्कृति के अद्भुत समन्वय का प्रतीक है। 3. मातृभाषा का संरक्षण और वैश्विक गौरव। दुबई में प्रवासी भारतीयों द्वारा शुरू की गई कन्नड़ पाठशाला की सराहना करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि आधुनिकता की दौड़ में अपनी भाषा को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। यह पहल दुनिया भर में रह रहे भारतीयों के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे अपनी जड़ों और मातृभाषा को संरक्षित किया जा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में रविवार को एक ऐतिहासिक मोड़ आया, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा स्थित अपने मारे-लागो रिजॉर्ट में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की मेजबानी की। करीब 4 साल से जारी इस संघर्ष को खत्म करने के लिए दोनों नेताओं के बीच एक 20 सूत्रीय शांति योजना पर गहन चर्चा हुई। जेलेंस्की से मुलाकात से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर करीब 75 मिनट तक बातचीत की।
ट्रंप ने इसे बहुत ही उत्पादक, वेरी प्रोडक्टिव संवाद बताया। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, मुझे लगता है कि पुतिन अब शांति के लिए गंभीर हैं। दोनों पक्ष समझौता करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी जानें जा चुकी हैं। मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की ने साझा किया कि अमेरिका और यूक्रेन की टीमों द्वारा तैयार किया गया शांति प्रस्ताव 90% तक पूरा हो चुका है। इस योजना में सुरक्षा गारंटी, आर्थिक पुनर्निर्माण और भविष्य की स्थिरता जैसे अहम बिंदु शामिल हैं। बाकी के 10% हिस्से पर काम चल रहा है, जिसे नए साल से पहले सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इस बैठक में यूक्रेन के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी, जैसे नाटो जैसा सुरक्षा घेरा और विवादित दोनबास क्षेत्र के भविष्य पर चर्चा हुई। ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट किया कि शांति तभी स्थायी होगी जब यूक्रेन के पास ठोस सुरक्षा कवच होगा। दूसरी ओर ट्रंप ने संकेत दिया कि समझौते में यूरोपीय देशों की भी बड़ी भूमिका होगी। ट्रंप ने साफ किया कि बातचीत अंतिम चरण में है, लेकिन युद्ध खत्म करने की कोई पत्थर की लकीर जैसी तारीख, डेडलाइन तय नहीं की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अब समझौता नहीं हुआ तो यह युद्ध लाखों और लोगों की जान ले सकता है। एक तरफ जहां शांति की मेज सजी है, वहीं दूसरी ओर रूस ने यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। ज़ेलेंस्की ने इसे वार्ता की मेज पर दबाव बनाने की रूस की कोशिश बताया। यह बैठक इस बात का संकेत है कि अब अमेरिका युद्ध को सैन्य मदद के बजाय कूटनीति से खत्म करने पर पूरी ताकत लगा रहा है। ट्रंप अब दोबारा पुतिन से संपर्क करेंगे ताकि ज़ेलेंस्की के साथ हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट आज केंद्रीय जांच ब्यूरो की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित करने के फैसले को चुनौती दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित कर दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया। इस मामले में अधिवक्ता अंजलि पटेल और पूजा शिल्पकार की ओर से दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है। उन्नाव दुष्कर्म मामला देश के सबसे संवेदनशील और चर्चित मामलों में से एक रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रुख बेहद अहम माना जा रहा है। इससे पहले उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता और उसकी मां ने रविवार को जंतर मंतर पर कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में हाथों में बैनर व तख्तियां लिए पहुंचे। पीड़िता की मां ने बताया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि वहां से उन्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने बताया कि उन पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। हम बिना किसी डर के अपनी कानूनी लड़ाई लड़ना चाहती है और इसके लिए उसे सुरक्षा की जरूरत है। पीड़िता ने कहा, मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करती हूं कि मुझे इस तरह सुरक्षा दी जाए जिससे मैं निडर होकर अपनी लड़ाई लड़ सकूं। दूसरे अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को लेकर चल रहे विवाद पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ, जिसमें जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हैं, इस मामले की सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक समान परिभाषा को स्वीकार किया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूर समिति की सिफारिशों के अनुसार अरावली पहाड़ी वह भूमि होगी जिसकी ऊंचाई अपने आसपास के इलाके से 100 मीटर या उससे अधिक हो, जबकि अगर 2 या उससे ज्यादा ऐसी पहाड़ियां 500 मीटर के भीतर हों तो उन्हें अरावली रेंज माना जाएगा। इस परिभाषा में पहाड़ियों के साथ उनकी ढलान, आसपास की जमीन और जुड़े भू-आकार भी शामिल होंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तिरुवनंतपुरम में खेले गए चौथे T20 मुकाबले में श्रीलंका को 30 रनों से हराकर न केवल अपनी श्रेष्ठता साबित की, बल्कि सीरीज में 4-0 की अजेय बढ़त बनाकर जीत का चौका भी लगाया। यह मैच पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट खोकर 221 का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह T20 इंटरनेशनल में भारतीय महिला टीम का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। स्मृति मंधाना 80 रन और शेफाली वर्मा 79 रन के बीच 162 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी हुई।
यह भारत की ओर से किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी T20 साझेदारी बन गई है। इस मैच के दौरान स्मृति मंधाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सभी फॉर्मेट मिलाकर में 10,000 रन पूरे कर लिए। वह मिताली राज के बाद ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। अंत में ऋचा घोष ने मात्र 16 गेंदों में 40 रनों की आतिशी पारी खेलकर भारत को 220 के पार पहुंचाया। एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम ने भी कड़ा संघर्ष किया। कप्तान चमारी अट्टापट्टू 52 और हसीनी परेरा 33 की पारियों की बदौलत श्रीलंका ने 191 पर 6 विकेट का स्कोर बनाया, जो T20 में श्रीलंका का अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। हालांकि भारतीय गेंदबाजों अरुंधति रेड्डी और वैष्णवी शर्मा 2 से 2 विकेट की कसी हुई गेंदबाजी के सामने वे लक्ष्य से दूर रह गईं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में रविवार और सोमवार की रात घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी, घने कोहरे और वायु प्रदूषण की मार से लोगों का हाल बेहाल है। राजधानी में रविवार सुबह से ही कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जो कि शाम होने तक और भी ज्यादा घना हो गया, जिससे सड़कों पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़कों पर वाहन पार्किंग लाइट जलाकर रेंगते हुए नजर आए। दिल्ली में सराय काले खां समेत कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। राजधानी दिल्ली में रविवार को भी हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। रविवार सुबह राजधानी में धुंध और कोहरे की मोटी परत छाई रही, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के अनुसार कई इलाकों में AQI 400 से अधिक दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। आज 29 दिसंबर को दुनिया भर में इंटरनेशनल सेलो डे मनाया जाता है, जो महान संगीतकार पाब्लो कैसाल्स के सम्मान में समर्पित है। साथ ही आज टिकटॉक डे भी है, जो हमें याद दिलाता है कि साल खत्म होने में अब केवल 2 दिन बचे हैं और हमें अपने लंबित कार्यों को पूरा कर लेना चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी सबमरीन INS वागशीर पर समुद्री सुरक्षा का लिया जायजा। साल के आखिरी मन की बात में PM मोदी ने गिनाई 2025 की उपलब्धियां, अब 2026 में विकास लक्ष्यों पर होगा फोकस। मिशन शांति पर ट्रंप जेलेंस्की 20 सूत्रीय समझौते का 90% हिस्सा तैयार, क्या नए साल से पहले रुकेगा युद्ध? सुप्रीम कोर्ट आज 2 अहम मामलों पर होगी नजर, सेंगर की उम्रकैद निलंबन पर सुनवाई, अरावली विवाद पर भी होगी बहस। भारत ने लगाया जीत का चौका, श्रीलंका को चौथे T20 में 30 रनों से हराया। उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी, दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंची। आज इंटरनेशनल सेलो डे और टिकटॉक डे मनाया जा रहा है, समय के महत्व पर जोर। इसके साथ ही सुप्रीम न्यूज बुक का यह प्रातःकाल समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुप्रीम न्यूज बुक यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।